नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इंसान के हालात कभी कभी ऐसे बिगड़ते हैं कि फिर बिगड़ते ही चले जाते हैं। और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका हाल भी कुछ ऐसा ही है। मिसाल के तौर पर गुजरात, उनको लग रहा था कि वहाँ स्थिति जो है उनके हाथ से निकल रही है और इसीलिए गुजरात की चुनाव की तारीखें आगे बढ़ गई और मोदी जी दिल्ली से जाकर गुजरात में बैठ गए। महाराष्ट्र से और बाकी राज्यों से तमाम प्रोजेक्ट्स लाकर उन्होंने गुजरात में घोषणाएं करनी शुरू करी। लेकिन इसी बीच जब वो हालात को संभाल रहे थे गुजरात में, जैसे उनके अरमान में, उनके प्लान पर बिजली गिर गई हो और एक ऐसा हादसा हुआ जो प्राकृतिक आपदा नहीं थी, मैन मेड डिजास्टर। और वो भी यहां पर ठेकेदार, उद्योगपति, सरकार, म्युनिसिपैलिटी बोर्ड, अधिकारी, नौकरशाह और पार्टी, सबका नेक्सस सामने आ गया। तो कहां तो मोदी जी गुजरात में डैमेज कंट्रोल करने जा रहे थे और कहां उनके प्लान पर ऐसा वज्रपात हुआ कि अब भाजपा के लोग नहीं समझ पा रहे कि इस मोरबी के डैमेज को वो कैसे कंट्रोल करेंगे। इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या गुजरात मोदी जी के हाथ से निकल रहा है? क्या जो कश्ती है वो इसी मच्छू नदी में, ये जो पुल गिरा है उसके तपेड़ों में पूरी तरह से डगमगा गई है? और अगर गुजरात निकला, गुजरात हाथ से गया, होम स्टेट हाथ से गया, तो 2024 की लड़ाई किस चेहरे के साथ, किस मकसद के साथ, किस इरादे के साथ, किस रणनीति के साथ मोदी जी लड़ेंगे? अब दोस्तों, अगर गोदी मीडिया पर भरोसा करें तो पिछले 8 वर्षों में हिंदुस्तान की सियासत में मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एक ही नेता ने खेला और वो मोदी जी थे। लेकिन इस बार मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस की तरफ से आया और राहुल गांधी से जब पूछा गया कि ये जो मोरबी का हादसा है उस पर उनका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा ये राजनीति का वक्त नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ उन परिजनों के साथ हैं जिनके घर में शोक की लहर है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, राजनीति नहीं करूँगा। और राहुल गांधी के कहते ही गुजरात में कांग्रेस चुप हो गई। उस दिन आम आदमी पार्टी चुप हो गई। कांग्रेस ने और देखा देखी आम आदमी पार्टी ने अपनी जितनी राजनीतिक रैलियाँ थीं चुनाव की, जितनी सभाएँ थीं, सब रद्द कर दी। लेकिन मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, जो उस समय गुजरात में ही थे, वो जलसे करते रहे। कभी हैट लगाकर, कभी कुर्ता बदलकर, तो कभी लोगों से मुखातिब होकर जलसे होते रहे जिस वक्त मोरबी शोक में डूबी थी। प्रधानमंत्री आज 8,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात यहां देने वाले हैं। एक तरफ मोदी जी गुजरात में जलसे करते रहे और दूसरी तरफ कांग्रेस, जी हाँ, कांग्रेस ने शाम होते होते या रात होते होते पूरे गुजरात भर में कैंडल मार्च की। और ये कैंडल मार्च दरअसल श्रद्धांजलि थी उन लोगों को, उन परिवारों को जिनके घर से कोई ना कोई अनाथ हुआ, जिनके घर से किसी न किसी का साया चला गया। ऐसे लोगों के साथ कांग्रेस खड़ी हो गई और कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान कांग्रेस की खामोशी और इस कैंडल की रोशनी पर गया। और इधर मोदी जी की बदकिस्मती देखिए कि इतना बड़ा हादसा जो मोरबी में, गुजरात में हुआ, जब प्रधानमंत्री गुजरात में ही थे, जिसमें 140 से ज़्यादा लोग, अधिकांश बच्चे, महिलाएं, जवान थे, वो नदी में समा गए हमेशा के लिए। उस वक्त मोदी जी के लिए एक और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये आया कि जो इस पूरी घटना में, इस मैन मेड डिजास्टर में, जहां पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही थी, जहां पर कॉन्ट्रैक्टर और गवर्नमेंट का नेक्सस था, जहां पर सरकार के तार कहीं ना कहीं जुड़े थे, वो जो शख्स था, या यूं कहें वो कंपनी जिसने पुल का मेंटेनेंस का ठेका लिया था, उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, जी हां, जयसुख भाई पटेल, ये वो शख्स हैं जिनके तार
बीजेपी से जुड़े हुए थे। और मोदी जी के लिए मुसीबत यह होगी कि अगर वो जयसुख भाई पटेल को अगर वो गिरफ्तार करती है उनकी पुलिस गुजरात की, तो फिर पाटीदार वोट बैंक नाराज हो जाता है, क्योंकि पटेल साहब जो है वो ना सिर्फ उद्योगपति हैं बल्कि पाटीदारों में उनका अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस है। तो एक तरफ अगर पटेल को पकड़ें तो वोट बैंक नाराज, और अगर ना पकड़ें तो फिर विपक्ष कह रहा है कि आप इस ठेकेदार को, इस गुनाहगार को, एक ऐसे व्यक्ति को जो जिम्मेदार है कहीं ना कहीं 140 लोगों की बेगुनाहों की मौतों का, उसको आप आश्रय दे रहे हो। एक कैच-22 सिचुएशन में मोदी जी फंसते गए और अभी तक उनके पास इस मुसीबत का कोई हल नहीं है। अब दोस्तों, मोरबी का जो हादसा, ये तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक ताजा घाव है, एक ताजा घाव है। हकीकत यह है कि जो पुराने जख्म हैं, जो पिछले कुछ समय से गुजरात की राजनीति पर छाए हुए हैं, वो जो जख्म हैं अभी भरे नहीं थे। उनको भरने के लिए ही गुजरात चुनाव की तारीखें बढ़ी थी। मोदी जी गुजरात में बैठे हुए थे और ये जख्म वो हैं जिनको भरना था मोदी जी को, जो भरने जा रहे थे, लेकिन एक बड़ा घाव और हो गया। लेकिन मैं चाहूँगा कि मोरबी के अलावा वो क्या मुद्दे हैं, वो क्या जख्म हैं जो बीजेपी को कहीं ना कहीं बेहाल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और बीजेपी एक बहुत कमज़ोर विकेट पर है। जी हाँ, गुजरात में एक बेहद कमज़ोर विकेट पे। पहले वो मुद्दे जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्यों बीजेपी की हालत ख़राब है गुजरात में? अगर आप ये ग्राफिक्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पिछले 6-7 महीनों से वहाँ पर कौन से मुद्दे हैं जिसने आप कह सकते हैं जो फांस बनकर मोदी जी को चुभ रहे हैं, भाजपा को चुभ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा सरकारी कर्मचारियों का है और इनके तमाम डिमांड्स हैं। कई मैंने वीडियोस पहले भी बनाए हैं। ऐसा कोई विभाग नहीं, चाहे पुलिस हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का सचिवालय भी गांधीनगर में, ज़्यादातर कर्मचारी हड़ताल पर थे, सड़कों पर थे, और इन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया पूरे प्रदेश में कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की जो साख है वो बहुत तेजी से नीचे आई। एक और मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा। मैं बेरोजगारी की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। जो छात्र त्रस्त हैं वो इसलिए त्रस्त हैं कि हर दूसरा पेपर गुजरात में लीक हो रहा है और एक बड़ा माफिया नेक्सस बताया जाता है जिसमें कहीं ना कहीं सरकार के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके तार जुड़े हुए हैं। तो यहाँ भी भाजपा की जो छवि है धूमिल हुई है। व्यापारी संगठन, और व्यापारी संगठन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से नाराज़ हैं। तमाम इनकी भी डिमांड्स हैं। व्यापारी संगठन जो है हड़तालों पर आए, कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार के साथ मांग रखी और बहुत सी मांगें अभी तक नहीं मांगी गई। हकीकत तो ये है कि सामाजिक संगठन ही नहीं, साधु समाज भी आज बीजेपी से नाराज़ है। मुझ पर यकीन नहीं हो रहा, ये वीडियो देखिए। हमेशा काम करते हैं हम लोग, और हम लोगों को सवाल नहीं दिखाई दे रहा। ये बात तो आपने बोल दी, बता रहे दुकान ये बात तो पहले बोल दी। देखिए, हमें पता है कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो रियलिटी बात है, वहां आप कभी नहीं किए थे। कभी तो नहीं बोला कि बैठिए, कभी आपने नहीं बोला कि अब लोग दवाई नहीं है। तो एक तरफ पूरे गुजरात में, या यूं कहें चारों तरफ नाराज़गी का माहौल है, और इसके बीच भ्रष्टाचार का आप कह सकते हैं कि जो राक्षस है वो मुंह खोलता चला जा रहा है। मिसाल के तौर पर जुलाई के महीने में अहमदाबाद के पास जहरीली शराब का एक बहुत बड़ा कांड हुआ जिसमें तकरीबन 40-42 लोग मौत के मुंह में समा गए। और ऐसी कई घटनाएं हुई उस गुजरात में जहां पर शराब प्रतिबंधित है, बैन है, लिकर पर मद निषेध है, वहाँ पर शराब बिक रही है। और ऑब्वियसली वहाँ भी एक नेक्सस है जहाँ पर पुलिस और आप कह सकते हैं सरकारी अधिकारी और शराब माफिया एक साथ काम करते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर महिलाओं के बीच में, गाँव में। और इन सब के बीच गुजरात आज की तारीख में भ्रष्टाचार में हिंदुस्तान में नंबर 3 पर है। भ्रष्टाचार के सबसे ज़्यादा मामले 2 स्टेट को छोड़ के गुजरात में दर्ज हो रहे हैं। इसने भी मोदी जी के गुजरात मॉडल की छवि बहुत हद तक ध्वस्त करती है। और इसके साथ ही साथ ये जो मोरबी की घटना हुई, आप कह सकते हैं कि पुल नहीं टूटा, गुजरात मॉडल टूट गया है।
और दोस्तों, मैंने पहले कहा था आपसे कि कभी कभी जब किसी के हालात बिगड़ते हैं तो फिर बिगड़ते ही चले जाते हैं, और यही मोदी जी के साथ हो रहा है, बीजेपी के साथ गुजरात में हो रहा है। इन सब आप कह सकते हैं मसलों के बीच में, इन सब मुद्दों के बीच में जो मैंने अभी आपको गिनाए, राजनीतिक मसला भी है। और राजनीतिक मसला ये है कि जिस वक्त आम आदमी पार्टी गुजरात में आई थी तो मोदी जी को लग रहा था कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस को काटेगी, और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के गढ़ यानी ट्राइबल एरियाज, रूरल एरियाज, वहाँ से शुरुआत करी। और उस वक्त बीजेपी अपने को कंफर्टेबल स्थिति में मान रही थी कि आपस में लड़कर ख़त्म हो जाएंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। लेकिन पिछले 2 महीनों से केजरीवाल ने भी सोचा कि रूरल एरियाज़ की जगह उनको शहर में आना चाहिए, क्योंकि शहरी पार्टी आम आदमी पार्टी। और जब शहर की तरफ केजरीवाल बढ़े, अगर आप ये मैप देखें, जब वो शहरों की तरफ बढ़ने लगे, अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा, सूरत, तब भीड़ उनके साथ जुटने लगी। और हकीकत में आम आदमी पार्टी बजाय कांग्रेस को बीजेपी को नुकसान करने लगी। और उधर जो ग्रामीण अंचल हैं, जो शहर के बाहर के इलाके हैं, वहाँ भी बहुत सी सीटें हैं, ट्राइबल एरियाज़ है, सौराष्ट्र है, कच्छ है। धीरे धीरे कांग्रेस ने वहाँ पैठ बनानी शुरू करी और एक ज़मीन कांग्रेस तैयार करती चली गई। तो कांग्रेस गुजरात के शहरी इलाकों से बाहर है, और शहर के अंदर आम आदमी पार्टी ने जीना मुहाल कर रखा है बीजेपी का। यानी आप कह सकते हैं कि 2 धारी तलवार में कहीं ना कहीं मोदी जी की हसरतें फंस गई हैं। बहरहाल, गोदी मीडिया के तमाम ऐसे एंकर हैं जो कहते हैं, दावा करते हैं स्क्रीन पर कि मोदी जी अगर चंद्रगुप्त मौर्य हैं तो अमित शाह भाजपा के चाणक्य हैं। अब ये चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी क्या धमाल करती है, मुसीबत के इस बड़े पहाड़ को कैसे तोड़ती है जो गुजरात में है, या जो ये मोरबी का जो हादसा हुआ है, जो मैंने कहा था कि बिजली गिर गई हो जैसे बीजेपी के प्लान पे, मोदी जी के प्लान पे, इससे कैसे उभरते हैं। मुझे लगता है कि ये मोदी जी के पॉलिटिकल कैरियर का अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 2024 में चुनाव होने हैं और इधर उनका होम स्टेट फंसता चला जा रहा है। कैसे निपटते हैं मोदी जी, मैं अपडेट करूँगा। और हाँ, इस पूरे प्रकरण पर गुजरात किस तरफ जा रहा है, जो मेरे गुजरात के व्यूअर्स हैं, हमारे गुजरात के व्यूअर्स हैं, आप ज़रूर अपडेट करते रहिए मुझे। क्या हो रहा है सूरत में, क्या हो रहा है बड़ौदा में, क्या हो रहा है अहमदाबाद में, और ख़ासकर ये जो मोरबी के इंसिडेंट का इम्पैक्ट है वो क्या है, और कांग्रेस जिस तरह से रिगेन कर रही है और आम आदमी पार्टी जिस तरह से हमला कर रही है, इस पर भी मैं चाहूँगा आपकी प्रतिक्रिया, और मैं जवाब भी दूंगा। और अगला वीडियो भी मेरी कोशिश होगी कि मोदी जी के लिए जो चैलेंज है, जो बढ़ता जाता है, गहराता जा रहा है, उस पर भी मैं एक वीडियो लूँगा। तो ये आज की खबर थी, और फिर मिलेंगे अगली खबर पर, अगली वीडियो पे। बस आखिर में जो गुजारिश है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। और मैं शेयर करने की बात वीडियो को इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो गुजरात के वोटर हैं उनको सच्चाई पता लगे कि आखिर ज़मीन पे हो क्या रहा है, ये जो घटना है इसका इम्पैक्ट क्या है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि गोदी मीडिया से हटकर सच क्या है। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।